हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो एज पर माय प्रॉमिस आई एम बैक विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th। तो 9th का ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और ये चैप्टर आपका बिलोंग करता है फिजिक्स को। तो ये है फिजिक्स का चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। एंड हम लोग करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर पे। तो जो बच्चे मेरे साथ नए हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि बस अब आज से आप लोगों का पर्टिकुलर डेली एक ना एक वीडियो ज़रूर आएगी। आपके लेसन की ही वीडियो आएगी कंटिन्यू। जो भी हम चैप्टर करेंगे पहले उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू द अनदर चैप्टर एंड कंप्लीट दैट न्यू चैप्टर। सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है लाइन कि इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब्ड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। किसके टर्म्स में हमने वो डिस्कशन किया था? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। So we saw that such a motion can be uniform and non-uniform। तो वो मोशन हमारा यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वो मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ऑल राइट। तो वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड वट कॉजेज द मोशन। देखो मोशन तो हमने पढ़ लिया लेकिन मोशन का कॉज नहीं पढ़ा है। तो वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, कि टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्यों चेंज हो रही है। डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज, क्या हर मोशन को होने के लिए एक ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की, किसी कारण की। इफ सो अगर ऐसा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज, तो वो कारण क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपका मोशन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्विंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज। ये जितनी भी क्वेरीज आपके सामने अभी यहाँ पर हमने बोली, तो ये सारी की सारी पर्टिकुलर इस चैप्टर पे हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस क्या था कि क्या हर ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए किसी कॉज की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हें डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहेगी इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं क्योंकि चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो क्योंकि मोशन हम पढ़ चुके हैं तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या होता है। ठीक है। फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत सारी सेंचुरीज मतलब बहुत सारे ईयर्स से, द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज हैज़ पजल्ड साइंटिस्ट लोगों को इन्होंने थोड़ा सा पजल कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, और जितने भी फिलोसोफर्स हैं कि क्यों हो रहा है मोशन, है ना। अ बॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में रखी हुई एक बॉल, व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट, जब उसको हम छोटा सा हिट करते हैं पैर से, डज नॉट मूव फॉर एवर, और वो हमेशा के लिए तो नहीं मूव करती है, एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद वो रुक जाती है। Such observations suggest that the rest is the natural state। इससे ये पता चला कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है लेकिन नेचुरली वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ ही जाएगी। तो रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस रिमेन्ड दैट the belief until Galileo Galilei and Sir Isaac Newton developed the entirely different approach to understand the motion। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो दिमाग में लोगों की यही चीज़ रहती थी कि जो नेचुरल स्टेट है वो ऑब्जेक्ट की, वो हमारा क्या है, रेस्ट है। रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट। कब तक ये चीज़ है मतलब दिमाग में बैठी रही, जब तक गैलीलियो गैलीलियाई जो साइंटिस्ट थे और आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अलग अप्रोच फाइंड आउट किया मोशन को डिस्कस करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हमारा क्या हुआ, चेंजेस आए। ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम इस तरह से फिगर दी हुई है। क्या दिखाया हुआ है इस फिगर में, आप देख सकते हो कि कैसे एक बॉल पहले रखी हुई थी, फिर उसको हिट किया, द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड, है ना। पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, और ये सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पुशिंग क्या होती है, पुलिंग क्या होती है, हिटिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से स्टेट में चेंज आता है मोशन की। सो ओके, तो हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop moving object। देखो हमारी डेली लाइफ में हमने देखा होगा चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको पुश करने के लिए, उसको उसकी स्पेस जगह से हटाने के लिए वी हैव टू यूज़ समथिंग। ठीक है। हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ अपनी ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा होता है बेसिकली। ठीक है, ये हमारी नेचुरल रिक्वायरमेंट है। अगर हमें कोई चीज़ हटानी है तो वी हैव टू डू समथिंग।
we ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on the object to change the state of motion. जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, वहाँ पे एक लड़की हॉकी स्टिक पकड़ के खड़ी थी, तो उसको क्या है कि उस बॉल को हिट करने के लिए, उसको जगह से हटाने के लिए एक मस्कुलर एफर्ट उसको लगाना पड़ा, अपनी मसल्स का यूज़ करना पड़ा टू पुश, हिट या पुल करने के लिए, ताकि स्टेट जो जहाँ पर रखी हुई बॉल थी वो अपनी जगह से हट जाए. द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश. तो जो भी फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है इस पुश, हिट या पुल पर. लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स. चलो थोड़ा बहुत अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं. थिंक अबाउट, पॉन्डर मीन्स थिंक अबाउट. वट इज इट, ये क्या है, फोर्स क्या है. इनफैक्ट नो वन हैज सीन, किसी ने देखी नहीं है फोर्स, किसी ने टेस्ट नहीं करा है फोर्स को, ना ही किसी ने फेल किया हुआ है ना फोर्स को. हाउ एवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स. हम हमेशा क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स देखते हैं. फोर्स लग रही है तो हमें दिखाई नहीं दे रही है. हमें कैसे पता चल रहा है कोई फोर्स लग रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट रहा है. हवा चल रही है, वी कैन नॉट सी बट फील होती है. इसी तरह से फोर्स लगती है, पता नहीं चलता. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है, दैट टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज हैविंग चेंज एंड इट इज कॉल्ड फोर्स. So it can only be explained by describing what happens when a force is applied on the object. तो बस ये तभी पता चल सकता है कि फोर्स हमें तभी महसूस हो सकती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट अपनी क्या करे, थोड़ा सा उसकी पोजीशन में चेंज हो, तभी हम कह सकते हैं कि उस पर फोर्स लगी हुई है. बिकॉज वी कैन नॉट सी द फोर्स. पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग द ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग, ये ऐसे तरीके हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आता है. दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम. वो तब मूव करते हैं बिकॉज वी मेक अ फोर्स, हम एक उन पर फोर्स लगाते हैं ताकि वो मूव हो. नाउ फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस, जैसे आपने भी पढ़ा होगा, यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, अगर आपने उस पर कोई फोर्स लगाया, अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट आपके 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से भी चल सकती है. अगर आपने उस पर रुकने वाला फोर्स लगाया तो वो स्लो डाउन होकर 1 मीटर पर सेकेंड में भी आ सकती है. दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर. इट ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, द अमाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कितनी वैल्यू की वेलोसिटी या फोर्स आप उस पर लगा रहे हो. ठीक है, तो टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो डायरेक्शन भी ऑब्वियसली चेंज होती है. अगर आप एक बॉल को हिट करते हो, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पर हिट करते हो, तो अगर वो ऑब्जेक्ट भी उस पर उल्टी फोर्स लगाएगा ना, बैक फोर्स लगाएगा, तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करेगा. वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो फोर्स की वजह से शेप और साइज भी चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का. अगर मैं किसी बड़े से बर्तन पे, लेट सपोज कि वो टिन का बर्तन है, अगर मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ तो वो एकदम पिचक जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये ना फिगर 8.2 पे दिखाया हुआ है. कैसे दिखाया हुआ है हम देख लेते हैं. चलो फिगर 8.2, फिगर 8.2 ये है हमारे पास. ठीक है, देखो ये एक स्प्रिंग है. ठीक है, स्प्रिंग को हमने इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा, मतलब दोनों तरफ से खींचा, तो ये क्या हो गई, आपकी स्ट्रेच हो गई, मतलब खिंच गई, खिंचाव आ गया. तो इसकी लेंथ में चेंज आया ना. देखो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ थी. अब देखो इसकी लेंथ में कितना चेंज आया, ये लेंथ इसकी बढ़ गई. तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी शेप और साइज में क्या आ गया, यहाँ पर चेंज आ गया, है ना. चेंज्ड शेप एंड साइज, बस ये चेंज आया यहाँ पर. अब इस वाले केस में एक आपके पास लेट सपोज कि कोई एक बॉल है, दिस इज अ बॉल, रबर बॉल, रबर की बॉल है आपके पास. ठीक है, और इस पे क्या किया, दोनों तरफ से, एक तरफ से एक लड़की, क्योंकि उसने चूड़ी पहनी हुई है तो यहाँ पर ये क्या है, एक लड़की है, एक लड़की ने फोर्स लगाया. इस तरफ हाथ में घड़ी है, पर ड्रेस तो एक ही है, शायद दोनों एक ही है. लड़की ने घड़ी भी पहनी हुई है हाथ पे. ठीक है, तो इस लड़की ने क्या किया, इस तरह से दोनों तरफ से क्या लगाया, फोर्स लगाया. ड्रेस एक ही है ना, इसीलिए लड़का लड़की नहीं कह सकते हैं. ओके क्या अनसेंसिबल बातें हो रही हैं. यहाँ पे लेट सपोज कि एक लड़की ने अपने दोनों हाथों से यहाँ पर प्रेशर लगाया और ये देखो इसका शेप कैसा हो गया, ओवल शेप हो गया. यहाँ पर पहले कैसा शेप था, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप कह लो.
ठीक है, स्फेरिकल था, अब यहाँ पे कैसा हो गया, ओवल हो गया। स्फेरिकल शेप इज लाइक दिस, 3D शेप ऑफ सर्कल, एंड ओवल इज दिस, स्ट्रेच्ड फ्रॉम दीज टू, मतलब यहाँ पे भी फोर्स लगी, इधर से भी फोर्स लगी, तो स्क्वीज हो गई बॉल बेसिकली। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन दिया डायग्राम का, स्प्रिंग एक्सपैंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब फोर्स अप्लाई हुई, अप्लाई, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई हुई है फोर्स। जब फोर्स अप्लाई हुई स्प्रिंग पे तो क्या हो गई, ये एक्सपैंड हो गई, स्ट्रेच हो गई, क्या हो गई, एक्सपैंड मतलब खिंच गई। नाउ सेकेंड इज अ स्फेरिकल रबर बॉल, एक स्फेरिकल रबर बॉल थी, ये हो गई ऑब्लोंग एज वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, तो ये क्या हो गई, इस तरफ लॉन्ग इलोंगेट हो गई, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसके बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। एक होती है आपके पास बैलेंस फोर्स, जो फोर्सेस सारे चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस अगर लग रही होती है तो सिंपल भाषा में वो बेस्ट होती है कि एक साइड से बहुत ज़्यादा लग रही है, एक साइड से बहुत कम लग रही है, तो दैट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि लेट सपोज कि आप दो भाई बहन हो, ठीक है, यू हैव टू, आपको क्या करना है, एक बकेट है फुल ऑफ वाटर, ठीक है, इसको आपने उठाना है, तो आपने भी एफर्ट लगाया और आपके भैया ने भी एफर्ट लगाया, ठीक है, आपके भैया ने भी इस पर एफर्ट लगाया। तो लेट सपोज कि इन्होंने बहुत थोड़ा कम एफर्ट लगाया है, ठीक है, कम एफर्ट लगाया है, और इन्होंने थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाया है, ठीक है, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाया है, तो क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है? नहीं, ये है अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इधर की तरफ से एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, इधर की तरफ से एफर्ट कम लग रहा है, राइट। तो ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स वो होगी जब दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट लगेगा। ये डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, सब मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। जब भी मुझे और मेरे भैया को कोई काम करना होता था तो मेरा भाई बहुत कम फोर्स लगाता था उस काम पे, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, ठीक है। इस तरह की जो भी फोर्सेज होती हैं दैट ऑल आर अनबैलेंस्ड फोर्सेज, ऑल राइट। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज का थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे डेमो दे दिया। अब आपकी बुक क्या कहती है वो बुक हम देखते हैं। बुक में क्या है, फिगर 8.3 शोज अ वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल. Two strings X and Y are tied to the end of the opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move in the right. Similarly, if we pull the string Y and the block moves to the left. But if the block is pulled from both the sides with equal force, the block will not move. Such forces are called balanced forces. देखो इतना easy इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये है इन्होंने ये बोला कि ये है आपके पास एक टेबल, ठीक है, ये पूरा पूरा आपको इन्होंने देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, इसको समझते हैं। इन्होंने बोला कि ये क्या है, एक टेबल है, इस टेबल पर रखा हुआ है एक ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ और इसको बांधा हुआ है इस तरफ से एक्स स्ट्रिंग से, एक स्ट्रिंग मतलब धागे से बांधा हुआ है, ये एक्स है और ये है वाई, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, एक्स की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, राइट साइड को मूव करेगा। अगर आप वाई इधर वाई की तरफ लगाओगे तो ये लेफ्ट को मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे और राइट में भी आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि इधर से भी इतनी लग रही है, इधर से भी इतनी लग रही है, तो ये क्या करेगा, एकदम अपनी ही जगह पर रहेगा, तो ये बैलेंस रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो बुक में देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया। अब थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ही। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो रेस्ट पर था तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर बैलेंस फोर्स लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस पे नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर द सिचुएशन, अब एक सिचुएशन और लेते हैं जिसमें विच टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक्स, ठीक है। इन दिस केस the block would begin to move in the direction of the greater force, ठीक है। thus the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction of the block moves. This suggests that the unbalanced force acting on the object एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन। तो देखो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन लोगों ने समझाया है, तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियरली बताई जाती है, एक एक लाइन, इसीलिए हम यहाँ पर एनसीईआरटी की डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि अगर इन्होंने अब डिस्कशन किया हुआ है अनबैलेंस्ड फोर्स का, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अगर इस वाले ब्लॉक में या तो इस साइड एक ज़्यादा फोर्स लग जाए, मोर फोर्स लग जाए, ठीक है, या इस तरफ मोर फोर्स लग जाए, जिस तरफ भी मोर फोर्स होगी मोशन उस तरफ होगा। लेट सपोज कि इधर लेस है, उधर मोर है तो इधर लेस है, ठीक है, तो मोशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो अनबैलेंस फोर्स की ही वजह से क्या आपका होता है, मोशन लगता है। तो फोर्स इज ड्यू टू अनबैलेंस मोशन, फोर्स इज
ड्यू टू unbalanced motion is due to unbalanced force. Motion is due to unbalanced force. Motion is due to unbalanced force. Unbalanced force की वजह से ही motion हो रहा है. तो this suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion. तो unbalanced force की ही वजह से motion था. अगर balance force लगेगी तो object अपनी ही जगह पर रहेगा. अगर वो move कर रहा है तो move करेगा, है ना. अगर वो move कर रहा है तो move ही करेगा. अगर वो rest में है तो rest में ही रहेगा. But लगनी चाहिए unbalanced force ताकि क्या हो, आपका object move करे. ठीक है. What happens when some children try to push a box on a rough floor? अगर वो rough floor में किसी box को move करना चाहे तब क्या होगा. कुछ बच्चे if they push, देखो दो सिचुएशन है ना. ये क्या कर रहे हैं, इधर को पुश कर रहा है और सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा रफ है, रफ सरफेस है. और बी सिचुएशन भी है यहाँ पर और सी सिचुएशन भी है. तो ये क्या है, चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इस डायग्राम में आएंगे जब भी नीड होगी. तो लेट्स सपोज द बॉक्स विद अ स्मॉलर फोर्स, द बॉक्स डज नॉट मूव because of friction acting in the direction opposite to the push. Figure 8.48. This friction force arises between the two surfaces in contact. In this case, between the bottom of the box and the floor's rough surface, it balances the pushing force and therefore the box does not move. In figure इतना द चिल्ड्रन, ओके ये यहाँ पर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी. यहाँ पे स्पेस खाली है यहाँ पे. अब देखो, आप इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो. इन्होंने बोला कि रफ सरफेस है, आप ले जाओ कि किसी पथरीली ज़मीन पर एक वुडन बॉक्स को आप दो लोग को पुश करो. लेट्स सपोज कि ये भाई बहन है, ये क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसे कहाँ पर, एक पथरीली ज़मीन पर पुश कर रहे हैं. ठीक है. अब ये पथरीली ज़मीन भी एक फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है आपसे, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही होती है. इस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं इस फोर्स को, बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है. तो देखो, जितनी ये फोर्स लग रही है सिमिलरली उतनी ही ये वाली फोर्स भी लग रही है. तो आपको पता है कि ये एक बैलेंस फोर्स का एग्जांपल होगी, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा. अब क्या, अगर आपको इस ब्लॉक को मूव कराना है तो आपने जो अप्लाइड फोर्स है, जो आपकी तरफ से अप्लाइड फोर्स होगी, दैट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट. अगर आपको ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, आपको और फोर्स लगानी पड़ेगी सो दैट कि आपका जो है ऑब्जेक्ट वो क्या करे, मूव करे. सो दिस इज समथिंग अबाउट फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफर्ड when the two surfaces are in contact. ठीक है. आप इसको लिख लो, मैं बोल रही हूँ, you can write frictional force is a force offered when the two surfaces are in contact. दो surfaces जब contact में होती हैं, जैसे ब्लॉक है आपके पास कोई भी, ये ब्लॉक कहाँ पर रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है आपके फ्लोर पर. तो फ्लोर और इस ब्लॉक के बेस जो है आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है. ठीक है. अगर आप बैठे हुए हैं जिस चेयर पे, वो चेयर क्या है, आपकी फ्लोर से कांटेक्ट पर है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. एंड इट ऑलवेज एक्ट्स, अगर क्या कर रहे हो आप, अप्लाइड फोर्स कर रहे हो, तो वो भी इतनी ही फोर्स से क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है. तो दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. अगर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सो दैट कि आपका ऑब्जेक्ट मूव करे. तो ये था आपका फिगर का एक्सप्लेनेशन. तो आगे देखते हैं. फिगर 8.4b में क्या करते हैं, The children push the box harder but the box still does not move. थोड़ा सा हार्ड किया लेकिन फिर भी मूव नहीं किया. इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो स्टिल क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है पुशिंग फोर्स को. अब आपको क्या करना है, उसको अगर हिलाना ही है तो आपको जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करने के लिए पुशिंग फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी. इफ द चिल्ड्रन पुशेस द बॉक्स स्टिल हार्डर, द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शनल फोर्स. अब लास्ट वाले फिगर में ज़्यादा हो गई है. देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग. अब क्या लगी, अनबैलेंस फोर्स लगी और बॉक्स ने क्या कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया. ये था आपका कौन सा, ये पुशिंग फोर्स था फर्स्ट केस में. ये था आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ये थी फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. अब थोड़ी सी ज़्यादा दी इन्होंने, ये वाला अमाउंट भी इस पर ऐड कर दिया. अब ये प्लस ये दोनों ऐड हो गई तो ये हो गया मोर, एंड मोर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, द बॉक्स विल
मूव, तो बॉक्स क्या करेगा आपका, मूव करेगा. सो दिस इज हाउ द फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी ओवरकम्ड बाय गिविंग एन एक्स्ट्रा पुशिंग फोर्स, है ना. तो इसी को यहाँ पे दिखाया गया है. दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही मोशन होता है. जो भी आप चीज़ें सीखते हैं उसको बार बार रिपीट करिए. जैसे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है और बैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है. बैलेंस फोर्स की वजह से चीज़ें स्टिल रहती हैं, रेस्ट पर रहती हैं, अनबैलेंस फोर्स की वजह से चीज़ें मूव करती हैं. सो दैट इज वाई इफ यू आर गोइंग टू रिपीट एवरी टाइम इन एवरी स्टेटमेंट वेर एवर इट इज नीडेड, you can easily learn the concept without going to revise daily, right? So what happens when we ride a bicycle? अब हम साइकिल जब चलाते हैं तब क्या होता है, क्या होता है. आप लोगों ने चलाई है, सबने, मैंने भी चलाई है, बहुत बार चलाई है, गिरी भी हूँ नीचे. लेकिन अगर आप पैडल मारना बंद कर दो तो क्या होगा, जो आपकी बाईसाइकिल होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि पैडल की वजह से क्या हो रहा है, आपकी फोर्स लग रही है, फोर्स लगने की वजह से मूवमेंट हो रहा है. दिस अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन. आपको पैडल मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज फ्रिक्शन लग रही है. फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ रही है पैडल मार के. अगर आप पैडल कम कर दो तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और आपकी जो पैडलिंग फोर्स है वो कम हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, तो आपकी बाईसाइकिल धीरे हो जाएगी और एक टाइम पे आके वो रुक जाएगी. अगर आप चाहते हो कि आपकी साइकिल कीप मूविंग रहे तो यू हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन. So it thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आई है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को तब तक कंटिन्यू करता है जब तक कि उसमें कंटिन्यूअस अनबैलेंस फोर्स लगती है. तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं इसको हम. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. VVVIP, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी मोशन तब तक मेंटेन्ड रहेगी जब तक कि उसमें अनबैलेंस फोर्स मेंटेन रहेगा. हाउएवर इट इज क्वाइट इनकरेक्ट, लेकिन ये थोड़ा सा ना इनकरेक्ट है. अब देखो चीजें धीरे धीरे आ रही है ना समझ में, तो धीरे धीरे समझ में आती है. अब क्या यहाँ पर इनकरेक्ट है, इन्होंने बोल तो दिया इनकरेक्ट. अब चलो देखते हैं क्या इनकरेक्ट है. हमें बनना पड़ेगा अब जासूस यहाँ पर, है ना. एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस, या तो पुशिंग फोर्स हो या फ्रिक्शनल फोर्स हो, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. यूनिफॉर्म वर्ड जहाँ पर आता है ना, वहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा. जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है सबकी एक जैसी होती है, टीचर्स की यूनिफॉर्म होती है एक जैसी होती है, तो उसी तरह से यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है एक जैसा. अगर एक ऑब्जेक्ट एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस, तभी जब करता है जब बैलेंस फोर्स एक्ट करती है और बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती है. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. अब हमने बोला कि एक जैसी वेलोसिटी के साथ तभी मूव करेगा जब उसमें क्या लगेगी, एक बैलेंस फोर्स लगेगी. बैलेंस्ड फोर्स लगेगी. देखो आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में ना आपको बहुत सारे करेक्शन इनकरेक्शन मिलते रहेंगे, तो आपने वो चीज़ें सीखते भी जानी है. एक जैसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब मेंटेन करेगा जब उसमें बैलेंस फोर्स लगेगी. अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, किसकी, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या उसकी स्पीड चेंज होगी. कुछ ना कुछ चेंज होगा जब उस पर क्या लगेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी. दस ये कहना गलत होगा, लेकिन एक्सेलरेट करने के लिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस फोर्सेस रिक्वायर्ड. तो एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए तो अनबैलेंस जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड में वेरिएशन आना. चेंज इन स्पीड इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एज यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर चैप्टर. तो एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और in the direction of motion would continue as long as the unbalanced force is applied. तो तब तक चेंज रहेगा जब तक उसमें unbalanced force लगता रहेगा. However, if this force is, अगर ये जो force है, if this force is removed completely, अगर ये force को completely remove कर दिया जाएगा तब क्या होगा, the object would continue to move with the velocity it has acquired till the end. तो तब तक करेगा जब तक कि end तक वो कोई ना कोई velocity में वो रहेगा. ठीक है. तो ये था हमारा इसके बारे में. फिर उसके बाद हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस. तो मोशन जो हमारा दिया था न्यूटन्स ने दिया था, न्यूटन जी के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इनके दिए हुए बहुत सारे सिद्धांतों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.